हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। थी तो मैं दुल्हन, लेकिन ऐसी दुल्हन जिसकी शादी ही नहीं हुई थी। हाँ, मैं ऐसी ही एक दुल्हन थी। मुझे लाल कपड़े पहनाए गए थे, जल्दी जल्दी मेरे मुंह पर लाल लिपस्टिक पोती गई थी। मेरे सर पर एक कपड़ा सा रखा गया था जो शायद दुपट्टा था, लेकिन दुपट्टा जैसा नहीं था, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले जाया जा रहा था। मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही थी। ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी से तो हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी मजबूर थी। यानी कि पहले मुझे बहुत ही मजबूर कर दिया गया और मेरी मर्ज़ी बना दिया गया। जब मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें तो पता है इस कमरे में क्या होने वाला है, बैठ जाओ। जब उसने मुझे कहा बैठ जाओ तो उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं नहीं भाग सकती थी। इस कमरे में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई और रास्ता, और ये घर भी बहुत ही बड़ा था। मुझे जब यहाँ लाया गया तो मुझे मेरी आंखें बंद रखने को कहा गया था, लेकिन घर के अंदर आने के बाद जितनी देर में कमरे में आई थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसे अमीरों के घर होते हैं। ये बंदा अमीर ही था, तभी तो यहाँ तक लाने में कामयाब हो गया था। उसने मुझे कहा कि बैठ जाओ और बिस्तर की तरफ इशारा किया। जब मैं बैठ गई तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं लेट गई। कहने लगा, अब यहीं पे चुप करके बैठी रहो, और खुद मुंह पीछे करके किसी काम में मसरूफ़ हो गया। वे किसी टेबल के आगे खड़ा था। मैं बिस्तर पर लेट कर फूट फूट के रोने लगी। न जाने कब से मैंने अपने आंसू रोक रखे थे, और मैं रुखसती पर तो हैरान थी जो इस तरह से हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी जब मुझे बिस्तर के नीचे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि या तो इस बिस्तर के नीचे बर्फ़ रखी गई है या फिर कुछ बर्फ़ जैसा ही है। मैं हैरान हो गई। मैं अपने आंसू भी भूल गई और अपनी परेशानी भी, और ये सोचने लगी कि ये क्या है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैंने एक झटके से बिस्तर का गद्दा हटाया और नीचे फेंक दिया, और जब बिस्तर के नीचे का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन उसके बाद मैं नीचे गिर गई, क्योंकि उस बिस्तर के नीचे तो हम लोग जब अपने घरों में बैठे होते हैं और इस तरह की कहानी सुन रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि जिसकी ये कहानी है उस पर क्या गुजरी होगी। हमारी ये कहानी आप लोगों तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा मजबूर लोग थे। हम 7 बहनें थी और मेरे बाबा हमेशा बीमार रहते थे। मज़दूरी कर कर अब वो थक गए थे। अब और मज़दूरी से घर भी नहीं चलता था। मेरे बाबा को ये मेरी माँ बताती नहीं थी, और हम बहनों के हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा के हमें मोहल्ले में भेज देती थी। किसी के घर में कोई थोड़ा सा सालन ले आता था तो किसी के घर से कोई रोटी, कोई चावल, और इस तरह हम लोग दोपहर का खाना खा लेते थे। जब रात होती तो बाबा के लाए हुए पैसों से जो चीज़ बनती थी वो सब खाते थे। मेरी माँ कहती थी कि दोपहर में भी यही सब था, अभी बच गया है तो रात को खा रहे हैं। लेकिन वो खाना इतना कम होता था कि एक वक्त के लिए भी पूरा नहीं होता था। हम लोग मांग तांग के खाते थे, लेकिन अब 10 घरों में जाते तो अब उसमें से 8 घर हमें भगा देते थे कि तुम लोगों का तो यही काम है, हम अपने लिए बनाते हैं या तुम लोगों के लिए। हमारी बड़ी बेइज्जती होती थी, ज़िल्लत होती थी। हमें जब कहा जाता था जाओ जाओ माफ़ करो, तो अपना आप फ़कीर सा महसूस होता था। मेरा नाम महनूर है और मेरी सारी बहनें ही खूबसूरत थी। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर बुरा ही होता चला जाता है। पहले इस घर के हालात बड़े ख़राब थे। मेरी माँ एक निहायत ही जुगाड़ों वाली औरत थी। कहते हैं कि जब मर्द जुगाड़ लगाने में लगा होता है तो औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन जब औरत जुगाड़ लगाने वाली होती है तो औलाद की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को जुगाड़ के उसूल पर चलाती थी कि किसी से मांग के खा लिया बस ठीक है, कहीं से कुछ हो गया तो ठीक है, बस चल गया तो चल गया, गुजारा करो। और उनकी ये हरकतें कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। हम पे क़यामत ये आई कि हमारा बाप इस दुनिया से चला गया और अब हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए और यतीम हो गए।
अब हमारे पास सिवाय मांगने के तो और कोई रास्ता वैसे भी नहीं था। पढ़े लिखे हैं हम लोग थे नहीं और जवान लड़कियों को यहाँ पर किसी ने अपने घर में काम भी नहीं देना था। यहाँ पे सारे गरीब ही रहते थे। अगर हम लोग किसी अमीर कॉलोनी में जाकर किसी के घर में बर्तन धोने का भी काम पकड़ लेते तो उसमें हमारा सरासर नुकसान था, क्योंकि यहाँ से ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ 3-4 घंटे दूर थी। कौन रोज़ आता और कौन जाता। और फिर वही हमारी माँ का जुगाड़पन हमारे अंदर भी आया था कि जब मांग के पूरा हो रहा है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। बिजली हम लोगों ने कटवा दी थी, गैस हमारी अब तक आ रही थी, पता नहीं वो कैसे आ रही थी, और घर में नलका लगा हुआ था, उसके पानी से हम लोग अपना गुजारा चलाते थे। नलका चला के हम लोगों के बाजू थक जाते थे। कुदरती हवा पे हमारे गुजारे हो रहे थे और सर्दी के मौसम का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। खाना पीना मांग के खा रहे थे, लेकिन किसी ने ये ना सोचा कि मकान मालिक को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उसने तो किराया लेने के लिए आ जाना था। वही बात हुई कि जब 2 महीने का किराया नहीं गया तो वो हमारे घर आ गया। उसने कहा कि मैं तो अब यहाँ बैठा हूँ, किराया लेकर ही जाऊँगा। उसको इतनी हया भी नहीं आई कि इस घर में कोई मर्द नहीं है। वो हमारे घर के आंगन में आके बैठ गया। उसने कहा कि 2 महीने का किराया तो आपने पहले नहीं दिया हुआ था और आज भी 19 तारीख है। अब मैं नहीं आता तो क्या करता। आपको पता है कि आपके किराए से मेरा घर भी चलता है। मेरे पास भी कोई इतने पैसे नहीं हैं। एक घर है वो आप लोगों को किराए पे दिया हुआ है। ये बात तो थी कि उसने हमें ये घर बिना किसी एडवांस के दिया था, हमारे बाप की वजह से, क्योंकि वो हमारे बाप को जानता था। उसने जितनी शराफत हमारे साथ दिखानी थी वो दिखा चुका था। अब इससे ज़्यादा शराफत वो दिखा नहीं सकता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो शराफत नहीं दिखाएगा तो बेहयाई पे उतर आएगा। वो कहता था कि मेरा ये एक ही घर है जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में मशहूर था कि डर पड़ता है। इस आदमी के बहुत सारे कारोबार है, ये बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन जो आदमी जितना अमीर होता है वो उतना ही कंजूस भी होता है, और इसके साथ भी यही मामला था। मेरी माँ ने कहा कि अगर हमारे पास कुछ है तो बेशक आप हमारा घर देख लो, अगर आपको कुछ मिलता है तो ले जाओ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो सिवाय मेरी बेटियों की कुछ भी नहीं है। वो सोच में पड़ गया। वो देख रहा था कि बिजली भी कटी हुई है, मोटर भी लगता है काफ़ी अरसे से बंद है, घर में पतली सी दाल पक रही थी। उसने कहा कि हालात तो आप लोगों के वाकई बुरे हैं। हमें लगा कि हमारी बात समझ गया, पर आपने सही कहा कि बेटियों के अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं है। नहीं, 3 महीने का किराया मैं माफ़ करता हूँ जो आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन अगले महीने का किराया अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो फिर आपको अपनी एक बेटी मुझे देनी होगी। मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा, एक रात उसे मेरे साथ गुजारनी होगी और इस तरह आप लोगों का किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी माँ हैरान रह गई। मेरी माँ के मुंह में ना कोई बात आई और ना ही गई। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या बोले। वो हमारे घर में बैठा था और असल में ये उसका घर था। हम उससे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो गया तो मेरी माँ ने एक झटका सा लिया और कहने लगी कि ये आदमी क्या कहकर चला गया। पहले तो मेरी माँ ने ऐसा रद्द अमल दिया कि उसने अच्छा नहीं किया और उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जब महीना सर पे आ गया तो कहने लगी कि एक रात की तो बात है, चली जाओगी तो क्या हो जाएगा। हम सब हैरान रह गए। मेरी बड़ी बहन को भेजने की बात हो रही थी, उसका नाम माही था। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। आप कैसी बातें कर रही है माँ। माँ कहने लगी कि अगर तू एक रात के लिए वहाँ नहीं गई तो हम सब जाएंगे, क्योंकि जब इस घर में नहीं रहेंगे और सड़क पे हमें रात गुजारनी पड़ेगी तो फिर हमारे साथ क्या होगा। बस तू चली जा। मेरी माँ ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। हम सारी बहनें आपस में बहस करने लगी कि ये क्या बात हुई, अम्मी ने कैसी बातें कर दी, क्या होगा, क्या करेंगे। लेकिन वही बात हुई कि वक्त आ गया और हमें माही को भेजना ही पड़ा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक रात का कहा था, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद आई। जब हमने उसको देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हमने उससे पूछा कि तू ठीक है और तेरे साथ क्या हुआ है, तो कहने लगी कि जो भी हुआ है मैं बताना नहीं चाहती हूँ। उस आदमी ने मुझे मना किया है। उसकी हालत अच्छी लग रही थी। 1 हफ्ते में ही उसकी सेहत कुछ बेहतर लग रही थी। लगता था उसे वहाँ पे अच्छा खाना मिलता रहा था। उसने मेरी माँ के हाथ में 10,000 रुपये भी रखे और कहा कि ये भी उसी ने दिए हैं। मेरी माँ ने कुछ नहीं बोली और फिर ऐसे नॉर्मल हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस 10,000 रुपयों से हमारा महीना तो गुजर गया,
लेकिन महीना गुजरने में देर कहाँ लगती है। इसी तरह अगला महीना आ गया। मेरी जो माही से छोटी वाली बहन थी, जो मुझसे तो खैर बड़ी ही थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी। उसने कहा कि मैं तो कभी नहीं जाऊँगी जब तक मुझे ये माही नहीं बताती कि वहाँ पे हुआ क्या है। और माही अपनी ज़ुबान नहीं खोल रही थी। वो कह रही थी कि मैं नहीं बता सकती। अगर उसको पता चल गया कि मैंने ये राज बाहर निकाला है तो वो हमें इस घर से ही निकाल देगा और इस तरह से भी काम नहीं चलेगा। मेरी गुस्से वाली बहन बार बार कह रही थी कि जब तक तू मुझे बताएगी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। चाहे तुम लोग सड़क पे आ जाओ, लेकिन फिर वही बात की औलाद से अपनी बात मनवानी हो तो उसको हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल कर लो, जिसमें मेरी माँ वैसे ही माहिर थी। उसने अपने आप को पीटना शुरू कर दिया और बहाने डालने शुरू कर दिए कि अब क्या करे, कहाँ जाएंगे। वह इन सब को लेके तेरे बाप को बेटे की ख्वाहिश थी, बेटे की ख्वाहिश में बेटियाँ पैदा करता चला गया, फिर खुद इस दुनिया से चला गया। अब ये भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे जब बड़ी बहन ने कुर्बानी दे दी तो तू क्या नहीं दे सकती? तू भी कुर्बानी दे और हम इससे सबसे बचे। और वहीं बात हुई कि मेरी वो बहन भी मान गई, वो भी चली गई। जब इस तरह का मामला होता था तो वो बहन को लेने के लिए गाड़ी भेजा करता था और उसी गाड़ी में वापस भी भेज देता था, लेकिन कहता था कि एक रात और फिर एक हफ्ते के बाद ये वाली बहन 5 दिन के बाद वापस आई गई। और जब ये वापस आई तो इसका भी मुंह बंद था, उसने भी कुछ नहीं बताया। और इस तरह ये सब लोग अपने मुंह को बंद किए हुए थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं था, बिल्कुल चुपचाप थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उन दोनों की शक्ल इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी तो तीसरी वाली बहन थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वो कह रही थी कि महीना ख़त्म होने से पहले ही कुछ ऐसा हो कि पूरा मोहल्ला ही ख़त्म हो जाए। मैंने उससे कहा कि तौबा करो, अपनी मजबूरी और मुसीबत के पीछे बाकियों के लोगों की अज़ाब क्यों मांग रही हो। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि ये जो इस घर में तमाशा लगा रखा है, अगर बाबा ज़िंदा होते तो तब ये सब कुछ हो रहा होता तो आपको क्या लगता है? बाबा को ऐसा लगता था। वो कहती थी कि जाहिर है बुरा ही लगता है, और क्या लगता, तो क्यों ऐसी बातें कर रही है। मैंने कहा तो फिर वो अभी भी तो हमें देख रहे हैं ना, हो सकता है वो कहीं से हमें देख रहे हैं। उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, आप उनकी रूह को क्यों तकलीफ़ पहुंचा रही है। उस आदमी से कहिए कि हम यहाँ से चले जाते हैं और हम कहीं भी चले जाएंगे, औरतों के किसी सेंटर में चले जाएंगे, वहाँ जाके रह लेगी। वो कहने लगी कि तुझे पता है आजकल औरतों के सेंटर में क्या होता है? अरे अपना घर अपना होता है। मैंने कहा कि अपना घर नहीं है, किराए का घर है, और किराए के पीछे हम लोगों को बहुत ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, बस जो चल रहा है चलने दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी माँ से बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी, मैं कोई बदतमीज़ लड़की नहीं थी और मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत भी नहीं की थी। पर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दे। अब इसके बाद जो सिला की बारी है वो कितना डरी हुई है ये तो आपको पता है, और उसके बाद मेरी बारी है। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताओ कि आपकी सिर्फ 7 ही बेटियां हैं, 7 महीने तो गुजर जाएगी, लेकिन आप उसके बाद क्या करेगी? खुद जाएगी? जब मैंने ऐसा कहा तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि तू कितनी बदतमीज़ और बेशरम हो गई है, आइंदा मेरे सामने ना आना। दिल तो करता है कि सिला की जगह तुझे भेज दूँ, लेकिन वो तेरे से ज़्यादा खूबसूरत है। निकल जा यहाँ से और अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। मैं कमरे में आ गई और मैं रोना शुरू कर दिया। सिला को पता था कि मैं उसके लिए ही जंग लड़ने गई थी। कहने लगी कि छोड़ो ना, जो होना है हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। मैंने माही और अपनी दूसरी बहन की तरफ देखा और मैंने कहा कि असल में ये दोनों हमारे दुश्मन हैं, जो हमें ये बताने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर क्या होगा। वो भी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि तू बता देगे तो क्या नहीं होगा, क्यों तू किसी ड्रामा की जासूसी औरत की तरह बस से जानना चाहती है कि ये होगा क्या होगा। इस बात पे तेरा ज़रा सा भी ध्यान क्यों नहीं जा रहा कि चाहे तुम लोगों को पता हो या ना पता हो, जो होना है वही होना है। वो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। माई के मुंह से ये बात निकली तो दूसरी बहन ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा कि और कुछ ना बोलना, इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में मिल गई थी। खैर 3 दिन के बाद सिला भी चली गई और जब वो वापस आई तो उसकी हालत पहली 2 बहनों जैसी नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और उसके चेहरे के ऊपर एक ज़ख़म भी लगा हुआ था।
मैंने कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये ज़ख्म कैसा है, तो बताओ मुझे। जिस तरह से वो गई थी और अपने दिल की हर बात मुझसे कर रही थी और मैं उसके लिए जंग लड़ रही थी और मैंने माँ से उसके लिए थप्पड़ भी खाया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे ज़रूर बताएगी कि क्या बात है और वहाँ पर क्या मामला है, लेकिन उसने भी अपना मुंह बंद कर लिया और मुझे बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये ज़ख्म तो मुझे मेरी अपनी वजह से लगा है, तुम परेशान मत हो। अब मुझे इन तीनों पे गुस्सा आ रहा था। वो आदमी इन लोगों के ऊपर क्या जादू कर रहा था, उनको क्या घोल के पिला रहा था कि जब ये वापस आती तो उनकी ज़ुबान ही बंद हो जाती थी। बंदा सोच में पड़ जाता था कि ऐसा भी क्या था। ये तीनों हमारी बहनें थी और हम लोग एक ही माँ से जन्मी थी। बहनों में तो कोई राज नहीं होता, वो तो एक दूसरे को हर बात बता देती है। फिर ये इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई थी। सिला थोड़ी सी मासूम थी और बेवकूफ़ भी थी। जब मैंने उस पर ज़्यादा ज़ोर डाला तो उसने कहा कि देखो, जो भी होगा ना वहाँ पर उतना बुरा नहीं होगा। बस उसमें इतना कह दिया और मैं हैरान रह गई कि एक आदमी हमारे घर आके हमारी बेटियों पर नज़र रख के गया था। उसने कहा कि आपकी बेटियों के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, आपकी बेटियाँ बड़ी खूबसूरत है और मुझे आपकी बेटी एक दिन के लिए चाहिए। और इसका क्या मतलब हो सकता है? वो क्या वहाँ पे बिठा के हमारी पूजा करेगा? लेकिन सिला ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर से अपनी ज़ुबान बंद कर ली। मैंने पूरे महीने में उससे कई दफ़ा बात उगलवाने की कोशिश की पर मैं कामयाब नहीं हुई। बातों बातों में मैंने उस पे सारे तरीके आजमा लिए पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उस आदमी का पीछा करने के बारे में सोचा। वो इस मोहल्ले में बहुत ही आता जाता था। हमें लगता था कि ये मोहल्ले में रहता है, लेकिन फिर किराने की दुकान वाले ने बताया कि अभिजीत साहब इस मोहल्ले में नहीं रहते। मैं ये सब कुछ कराने वाले से पूछ रही थी। वे मेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ता था और फिर मैट्रिक में फ़ेल होने के बाद यहाँ पे काम करने लगा। इससे मैं ये सब कुछ पूछ रही थी क्योंकि पूरा दिन तो वो मोहल्ले में चौक में खड़ा रहता था। उसे हर किसी के बारे में पता होता था और मेरा शुरू से ही दोस्त भी था। लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि उम्र में मुझसे थोड़ा कम था। उसने कहा कि अजीब सही आदमी है, इसके बारे में ना पता ही नहीं चलता कि अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। कभी कभी ये खड़ा होके ना किसी फ़कीर को बहुत सारे पैसे दे रहा होता है। मैंने कहा बहुत सारे पैसे? उसने कहा हाँ, बहुत ही सारे पैसे दे रहा होता है। मतलब कि फ़कीरों को लोग 5-10 रुपये देते हैं या कोई 20-50 देता है, लेकिन ये तो फ़कीरों को 200, 300, 400, 500 भी दे रहा होता है और कभी कभी ये किसी से 20 रुपये के पीछे लड़ रहा होता है। मैंने कहा पागल है क्या ये? उसने कहा नहीं, पागल तो नहीं है। पागल होता तो इतना बड़ा बिज़नेस ना संभाल रहा होता। इसका बहुत ही बड़ा बिज़नेस है। ये बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन है थोड़ा अजीब सा, मुंडी टाइप का है। इसका पता नहीं चलता कब इसके दिमाग पर क्या सवार हो जाए। और ये जो तुम लोगों से किराया लेता है, अगर ये चाहे तो तुम लोगों से किराया ना ले, लेकिन अच्छा आदमी नहीं है। इस कदर अच्छाई की इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। राम ने कहा तू क्यों इसके बारे में इतना कुछ पूछ रही है? तेरा इसके साथ क्या वास्ता है? बस किराया दे के बात ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने कहा तुझे बता नहीं सकती, लेकिन तूने मेरा एक काम करना है। उसने कहा कि क्या? मैंने कहा अगर मुझे कभी तेरी मदद की ज़रूरत हुई तो तू क्या मेरी मदद करेगा? उसने कहा हाँ, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। बस तू मुझे एक आवाज़ देना। मुझे राम पर पूरा भरोसा था, लेकिन मेरी माँ को नहीं था और किसी ने मेरी चुगली कर दी कि ये राम के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। अब मैं क्या कहती कि मैं अभिजीत के बारे में मालूमात निकलवा रही थी। मैंने कहा हाँ, वो मेरा दोस्त है, तो मैं उससे हाल चाल पूछ रही थी। मेरी माँ ने कहा दोस्त बनाए हुए हैं तूने, तुझे पता है लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। मैंने कहा अच्छा, आप किसी गैर आदमी के साथ अपनी बेटी भेज देती है, हर महीने एक बेटी को भेज देती है और मुझे कह रही है कि मैंने उसके साथ बात क्यों कर ली। बड़ी नेक परसा किस्म की हरकतें हो रही है और इस घर में। अरे इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पहले मांग मांग के खाते थे, अब इज्जतें बेच बेच के खा रहे हैं। मेरी माँ ने फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कल ही जाएगी तू, 31 का महीना है, लेकिन तू 30 पे ही जाएगी। मैं खुद अभिजीत को फ़ोन करके बुलाऊंगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे गुस्सा तो आया ही था, लेकिन जब अपने कमरे में आई तो मुझे रोना भी आने लगा कि ये कैसी औरत थी।
हमारी माँ, उसने सारी ज़िंदगी हमारे बाप को भी जलील ही किया था, परेशान ही किया था, तंग ही किया था। हमेशा कोई ना कोई फरमाइश करती रहती थी, जो नहीं था उसके लिए रोती रहती थी। जब वो पैसे कमा के लाता तो बचाती नहीं थी। जिस दिन पैसे आते थे उसी दिन अच्छी चीज़ बना लेती थी, और जिस दिन पैसे नहीं होते थे उस दिन पानी के साथ रोटी खानी पड़ती थी। आदमी का काम पैसे कमा के लाना होता है और औरत का काम उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना होता है और संभाल कर करना होता है। आदमी और औरत मिलके जब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो तब ही घर अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन माँ के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं था। वो एक जुगाड़ी औरत थी और जुगाड़ी औरत को रहने वाली थी। अपने पति की मौत के बाद भी उसको अकल नहीं आई थी। अपनी बेटियों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद भी उसके दिमाग में के दरवाज़े नहीं खुल रहे थे, कभी भी खुलने वाले नहीं थे। लेकिन अब मुझे अपनी फ़िक्र पड़ी हुई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जब मुझे लेने के लिए वो लोग आए तो मैं सोच रही थी चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ बुरा होना है तो वो होना ही है। अब इस घर के अंदर गाड़ी आ चुकी थी। मैंने घर को एक नज़र देखा। घर बहुत ही बड़ा था। शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, लेकिन पता चल रहा था कि वो बहुत ही बड़ा है। वहाँ से मुझे एक आदमी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। वो इस घर का नौकर लग रहा था। उसने कहा, आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे ले जाने लगा। मुझे अपने पैरों के नीचे फ़र्श महसूस हो रहा था और फिर कालीन महसूस हुई। फिर चलते चलते मैं एक कमरे में पहुंच गई जहां पे एक जोड़ा पड़ा हुआ था। कुछ सजावट का सामान भी था और एक औरत खड़ी हुई थी। जब मेरी आंखें खुली मैंने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उसने कहा, कुछ नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने मुझे कपड़े पहनने को दिए और बाथरूम में धक्का दे दिया। मैंने बाथरूम से भागने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई इतना बड़ा रोशनदान जहाँ से मैं निकल जाती। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने पुलिस वालों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जल्दी करो, क्या कर रही हो? अभी तक तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए था। ऐसी भी कौन सी तैयारी कर रही हो जो अभी तक तैयार नहीं हुई हो? मैं कपड़े पहन के बाहर निकली। कपड़े उतने शानदार नहीं थे, बस लाल रंग के थे और मैं बस लाल रंग के कपड़ों में ऐसी लग रही थी जैसे कोई हल्की सी तकरीब की दुल्हन हो। उसके बाद उसने मेरे चेहरे को पकड़ा और अजीब से अंदाज में मेकअप करना शुरू कर दिया। उसने मेरे होठों पे लाल लिपस्टिक लगा दी और आँखों में काजल डाल दिया। मेरे सर पे एक अजीब सा दुपट्टा करा के बोली, चलो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम कौन हो? क्या होने वाला है मेरे साथ? मुझे दुल्हन क्यों बना रहे हो? ये सब क्या है? वो कहने लगी, मुझे बताने का हुक्म नहीं है, मुझे सिर्फ काम कराने का कहा गया है। मैं अपना काम करवाऊँगी, मुझे भी यहाँ से जाना है, मुझे भी बहुत काम है। तुम भी अपना काम करो और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, वो तुम्हारा मामला है। अभिजीत साहब ने कहा था जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है, सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, 2 घंटे का वक्त? लेकिन मेरी बहनें तो 5 दिन बाद वापस आया करती थी। ये लोग मुझे 2 घंटे के बाद वापस भेज देंगे, लेकिन फिर 2 घंटे में यहाँ क्या होगा? ऐसा कौन सा काम था जो 2 घंटे का था? थोड़ी देर के बाद उस औरत को किसी का फ़ोन आया। उसने कहा, हाँ तैयार है यार। तैयार तो मैंने कर दिया। अच्छी लग रही है, लड़की खूबसूरत है, बस थोड़ा सा तैयार किया, लेकिन अच्छी लग रही है। अब ज़्यादा तैयार तो नहीं कर सकती थी ना, आपने ही तो कहा था कि जल्दी जल्दी करना है। हाँ बस ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, 10 मिनट। हाँ ठीक है। वो किसी से बात कर रही थी और मैं सिर्फ एक तरफा कॉल ही सुन रही थी, मतलब सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुन सकती थी। उसने मुझे कहा, 10 मिनट में आ रहे हैं। मैं साइड पे बैठ गई और मैंने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। तो वो कहने लगी कि चालाकी कर रही हो मेरे साथ? मुझे कहा गया था कि तुम्हारी कोई बात न मानूं। अगर तुम पानी मांगो तो तुम्हें पानी भी नहीं दूँ। ये जो तुमने बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाया है ना, ये भी तुम नहीं लगा सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि चलो बाथरूम से निकल के कहाँ ही जाओगी। मैंने कहा, इतना तो बता सकती हो ना कि तुम यहाँ पे क्या करती हो? तो कहने लगी, काम वाली हूँ, काम करती हूँ, यहाँ पे खाना वगैरह बनाती हूँ, बड़ी पुरानी वफ़ादार हूँ अभिजीत साहब की। बस अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़े पे दस्तक हुई। मैं बुरी तरह डर गई कि पता नहीं कौन है यहाँ पे, कोई आएगा या मुझे कहीं ले जाएगा।
क्योंकि इस कमरे में तो बैठने के लिए सिर्फ एक सोफ़ा ही पड़ा हुआ था। देखा तो अभिजीत साहब थे, उनके हाथ में एक फ़ाइल थी। उन्होंने कहा, इस पे दस्तखत करो, पढ़ी लिखी तो हो ना, या अंगूठा लगाओगी? मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये तुम्हारी तरफ से इजाज़तनामा है कि इस घर में तुम्हारे साथ जो भी हो उसकी तुम हमें इजाज़त देती हो। मैंने कहा, मैं किसी ऐसे कागज़ पे दस्तखत नहीं करूँगी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी बहनों से भी करवाए थे, उन्होंने तो कर दिए। जब मेरे पास फ़ाइल आई मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्होंने इस पे हाथ रखा हुआ था। मैं पढ़ नहीं पा रही थी कि क्या है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसकी मुख्य हेडिंग पर उस ऊपर होती है, और वहीं पर उन्होंने हाथ रखा हुआ था। उन्होंने गुस्से से कहा, जल्दी दस्तखत करो। डर के मारे मैंने दस्तखत कर दिए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, ये कैसे तैयार किया है उसको? उसने कहा, जी इतना ही हो सका है। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और कहा, ठीक है, बस इतना चलेगा। फिर उन्होंने मुझे कहा, चलो। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तुमने मेरी बहनों के साथ जो भी कुछ किया हो मैं वैसे नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा, अरे बातें मत करो यार, पहले ही बहुत ही वक्त ज़ाया हो रहा है, कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ, बस चलो हमारे साथ। मैं हैरान हो गई कि ये क्या कह रहा है कि कुछ नहीं होता, जबकि मुझे दुल्हन बना के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, बस चलो मेरे पास। आखिरी हरबा ये था कि मैं इनकार करूं, ज़िद करूं और कहूं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी बात ये भी किसी ने नहीं सुनी और मुज़ाहमत भी कर रही थी। पर वो लोग मुझे लेकर जा रहे थे। वो मुझे एक कमरे में ले गए और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में आते ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कमरे को देखा तो हैरान रह गई। ये कमरा किसी का बेडरूम लग रहा था और बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन साफ़ सुथरा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ के मामलात बहुत ही ख़राब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में 4-5 बच्चों को छोड़ दिया गया हो, जिन्होंने यहाँ उद्यम मचाया और अब वो यहाँ से चले गए हो। उसने कहा, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? जब उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया तो मैं डर गई। कमरे के अंदर एक क्लीन साइज़ का बेड पड़ा हुआ था, जो थोड़ा छोटे साइज़ का था। उसके ऊपर गद्दा भी बहुत ही पतला था और पतली सी चादर बिछाई गई थी। कमरे की दीवारें, पर्दे और सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाकी सब चीज़ें अजीब सी थी। जैसे ही मैंने पहले बताया था, बिल्कुल भी सफाई नहीं थी। वो औरत कह रही थी कि मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। पता नहीं ये क्या करती थी। घर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी किसी ने सफाई ही नहीं की। मैं बेड पे नहीं बैठी, वो साइड पे खड़ा हो गया और फ़ोन पे कुछ कर रहा था। उसने कहा, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बात क्यों नहीं मानती हो? मैंने दिल में सोचा, तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम हो कौन? थोड़ी देर के बाद उसको न जाने क्या गुस्सा आया कि उसने मुझे बेड के ऊपर धक्का दे दिया। मैं बैठने की बजाय पीछे की तरफ लेट गई, लेकिन फिर से वो मुंह फिर के खड़ा हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। चारों तरफ मुझे छत नज़र आ रही थी। छत पे मैंने कुछ अजीब सा देखा। मैं हैरान थी कि छत पे ये किस किस्म के निशान थे। ऐसा कौन कर सकता था? छत के ऊपर बच्चों को जो पैंट होता है वो गिरा हुआ था, और ऐसे गिरा था कि जैसे किसी ने नीचे से उछाल के ऊपर फेंका हो। इतने बड़े कमरे में जहाँ महंगे काले पर्दे और फर्नीचर रखा हुआ था, कोई इस तरह की हरकतें क्यों करेगा कि दीवारों को गंदा करे? खैर, अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे मेरी कमर के नीचे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ। मैं हैरान थी कि ये सब क्या है। मेरी कमर के नीचे से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि या तो मुझे बर्फ़ की स्लेब पर लिटा गया है और या फिर इस बिस्तर के नीचे बर्फ़ रखी गई है। अचानक से उठी खड़ी हुई मैं हड़बड़ा कर उठी, लेकिन अभिजीत की नज़र और ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। मैंने इस बेड की चादर हटाई तो बेड भी गीला लग रहा था। फिर मैंने गद्दा भी हटा दिया। जैसे ही गद्दा हटाया तो मेरे मुँह से चीख निकल गई और मैं पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो गई। अभिजीत ने भी इस तरफ देखा और वो भी मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा, जो इस बेड के नीचे बैठा था और उसके हाथ में एक बर्फ़ का टुकड़ा था। थोड़ी देर के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगा और उसने कहा कि दुल्हन डर गई, दुल्हन डर गई। और मैं हैरान रह गई कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है। अभिजीत ने कहा कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये कपड़ा हटाने की? मैंने कहा, ये नीचे ये कौन है? उसने कहा, ये मेरा बेटा है और बैठो इधर ही। मैं हैरान रह गई कि इसका बेटा भी है।
वो भी एक जवान बेटा, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसने नौकरों को आवाज़ देनी शुरू कर दी और कहा कि इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, इसे यहाँ से बाहर नहीं भेजेंगे। आपको शर्म नहीं आती? हम लोग आपकी बेटियों की उम्र के हैं और आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी तरफ हैरान होकर वो देखने लगा। मैंने कहा कि तभी आपका बेटा पागल है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए आपके साथ मुकाफ़त आलम अमल होता है। आप एक बुरे इंसान हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं हैरान हुई कि उसकी आंखों में आंसू का क्या काम। ये तो बुरा इंसान ही था। बुरा नहीं होता तो ये 4 महीने से हम लोगों के सर पे एक मुसीबत की तरह सवार क्यों होता। और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। जब मुझे मेरे घर वापस छोड़ दिया गया तो मेरी माँ ने कहा कि लो, ये तो 4 घंटे बाद ही वापस आ गई। मैंने कहा कि आप क्या चाहती थी कि मैं सारी ज़िंदगी वहाँ गुजार लूँ, तो ये भी हो जाएगा। कहने लगी कि क्या मतलब। मैंने कहा कि कुछ नहीं। अब मैं आके अपनी बाकी 3 बहनों के पास बैठ गई। उन्होंने कहा कि क्या करवाया गया है तुमसे। मैंने कहा कि अब तो मैं तुम लोगों को राज के बारे में अच्छी तरह जान गई हूँ। पहले ये बताओ कि तुमसे क्या करवाया गया था। मैंने माही से कहा कि पहले आप बताएं आपके साथ क्या करवाया। उसने कहा कि मुझे कहा गया था कि इस घर में काम करने वाला कोई नहीं है और ये घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, इसलिए इस पूरे घर को साफ़ करो। और मैंने पूरा हफ्ता लगा के इस पूरे घर को साफ़ किया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगा और तुम्हारा काम इस घर को साफ़ करना होगा। कसम से उन्होंने मुझसे इतना काम करवाया कि जितना मुझसे नहीं करवाना चाहिए था, यानी कि एक बंदे का काम नहीं था। पूरा हफ्ता लगा कि मैंने इस घर को साफ़ किया, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिला, रहने के लिए कमरा भी मिला। और अभिजीत को तो बस मैंने आते जाते ही देखा, ना तो कोई मेरे कमरे में आया और ना ही किसी ने मुझसे ऐसी वैसी बात की। लेकिन ये ज़रूर कहा कि ये तो बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर मैंने सीमा से कहा कि तुमसे क्या काम करवाया गया था, तो उसने कहा कि मुझसे भी इसी तरह के काम करवाए गए थे और मुझे कहा गया था कि किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताना। मुझे कहा गया था कि इस घर में एक मरीज़ है, उसका ख्याल रखना है और वो ख्याल तुमने करना है। उसका कमरा भी साफ़ करवाया था मुझसे। दीवारों पे कलर लगे हुए थे, बहुत ही गंदा कमरा था। मैंने बड़ी मुश्किल से सारी दीवारें साफ़ की थी। मैं बहुत ही थक गई थी, इसलिए मुझे 5 दिन बाद वापस भेजा था। लेकिन जिस काम पे ले गए थे वो काम नहीं करवाया था। हम लोग हैरान भी थे और परेशान भी। उसने कहा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब मैंने सिला को देखा तो उसने कहा कि इस घर में एक छोटी बच्ची थी, वो मेरे हवाले की थी और मुझसे कहा गया था कि मैंने ही उसकी देखभाल करनी है और हमेशा उसे संभालना है। मैंने कहा कि कितनी छोटी लगती है, 1-2 साल की होगी। इसी का नाखून लगा हुआ था। वो लोग मुझसे पूछने लगी कि अब तुम बताओगी तुमसे क्या काम करवाया। जब मैंने उनको बताया कि मुझसे क्या काम करवाया था तो वह हैरान रह गई। दरअसल मामला ऐसा था कि अभिजीत साहब का एक बेटा था जो पागल था, लेकिन उसका सारा बिज़नेस उस बेटे के नाम पे था। क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा समझदार और ख़ूबसूरत और पढ़ा लिखा था। इसे बाहर के मुल्क से पढ़ाई करवाई गई थी। इसका नाम साहिल था और बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द था। लेकिन शादी हुई और भगवान ने उसे एक बेटी से नवाजा। ये अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। ये लोग किसी जगह पे सैर करने गए थे जहाँ उनकी गाड़ी एक पहाड़ के नीचे गिर गई। भगवान की कुदरत थी कि माँ के दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने गाड़ी बेकाबू होने से पहले ही अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसकी बेटी को थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन वो बच गई और जब गाड़ी नीचे गिरी तो इसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई और साहिल के सिर पर चोट लगने की वजह से वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह हो गया और एक मरीज़ बन गया। उसके बाद से इस घर में सब कुछ ख़राब होने लगा। अभिजीत साहब ये बात बाहर नहीं निकालना चाहते थे कि उनका बेटा पागल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा बिज़नेस और सारी कंपनियां और सब कुछ अपने बेटे के नाम पे बना रखा है। अगर किसी को पता चल गया कि वो तो पागल हो चुका है तो उनके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन जाएगी और लोग उनके खिलाफ़ बगावत में आ जाएंगे और अपने शेयर्स भी कंपनी से निकाल लेंगे,
कि जब कंपनी का मालिक ही पागल हो गया है तो फिर इस कंपनी के साथ क्या बिज़नेस किया जाए। और मेरे साथ ये मामला हुआ था कि मेरी शादी साहिल के साथ करवा दी गई थी, क्योंकि सारी बहनों में से मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार और सब्र शुक्र करने वाली लगी थी। ऐसा अभिजीत साहब ने कहा था। जिस कागज़ पे मुझसे दस्तखत करवाए गए थे वो कुछ और नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जिस पे मुझसे साइन करवा लिए गए थे। अब मैं साहिल की बीवी थी और इस पूरे घर की मालकिन भी थी। अभिजीत साहब ने कहा कि मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो मेरी मदद करे इस घर को संभालने में, उनकी बेटी को संभालने में और बेटे को संभालने में, और किसी को कानो कान खबर ना हो। इसलिए मैंने आप लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। अगर मैं आपकी माँ को पहले ही सब कुछ बताता तो वो शायद कुछ और ही कहती, क्योंकि आपकी माँ बहुत ही ज़्यादा चालाक है और मैं नहीं चाहता था कि जहाँ मैं उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने का सोच रहा हूँ वहाँ वो मुझे मजदूर समझ के मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाना शुरू कर देगी। इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया था और आप लोगों का कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताना। मेरा एक बहुत ही बड़ा मामला अटका हुआ है, जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को मैं अपने घर में शिफ्ट कर लूँगा और उसके बाद आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी मैं ले लूँगा। जब मैंने इन लोगों को ये बात सुनाई तो वो सब हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि तू इस घर की मालकिन बन गई और उनकी बेटी की बीवी। और मैंने कहा कि हाँ, लेकिन वो अपने होश में नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है। बड़ी परेशानी थी हम लोगों के साथ। ऐसा मामला हुआ था कि हमें ऐसा लगा था कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत टूटेगी और इसकी जगह हमारे ऊपर थोड़ी कम बड़ी मुसीबत टूट गई थी। तो हम लोग इसलिए नॉर्मल होके बैठ गए थे कि चलो खैर है, हम लोग इस घर में तो शिफ्ट हो गए। मेरी सबसे छोटी वाली 2 बहनों को कॉलेज में दाखिल करवा दिया गया, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई का खर्च हुआ था। बाकी हम सब ने तो FA ही किया हुआ था। शीला बच्ची का ख्याल रखती थी, वो बच्ची उसके साथ खुश रहती थी क्योंकि वो बच्ची उसे अपनी माँ समझने लगी थी। वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, खाना वगैरह बनाती थी और मैं अपने पति साहिल को संभालती थी। वो मुझे अपनी पत्नी का नाम लेकर बुलाता था, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उसके डॉक्टर से भी मिली, उन्होंने भी मेरे साथ एक लंबी मुलाकात की और मुझे बताया कि इसे किस तरह से हैंडल करना है, इसे किस तरह से ठीक करना है, जैसे ये नॉर्मल होगा कैसे सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने बहुत ही उम्मीद दिलाई थी। अभी इस बात को 1 साल हो गया, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं और मेरी बड़ी वाली बहन का रिश्ता भी अभिजीत साहब ने करवा दिया है। वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी तो इसे यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। बाकी आप लोग इतने सारे हो कि 1-2 की शादी हो गई तो बाकी मिलकर भी इस घर को संभाल सकती है। तो यूं ही अभिजीत साहब को इतना बुरा समझ रहे थे। बेशक अपनी मजबूरी के तहत ही, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया और वो हमारे सिर का साया बन गए। मैं रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई और खाना पीना मिल गया। हमारी शादियां भी करवा रहे थे, हमारी पढ़ाई भी करवा रहे थे। शायद इस सब से सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ था, लेकिन वो नुकसान किसी भी वक्त फ़ायदा में बदल सकता था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि साहिल किसी भी वक्त ठीक हो सकता है, लेकिन कब ये किसी को भी नहीं पता था। बस इसी उम्मीद पे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। माही की शादी हो गई और सीमा का भी रिश्ता पक्का हो गया। मेरी माँ को हमने समझाया था कि आपने फिर चालाकी कोई हरकत नहीं करनी और फ़िलहाल ठीक है, उनका रवैया भी ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।